सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। आपको बताना है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था। पहला विकल्प है गुजरात से, दूसरा है बंबई प्रेसिडेंसी से, तीसरा है पंजाब से और चौथा है मध्य भारत से। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन कहां से हुआ था। तो विद्यार्थियों, यदि आपने इसका उत्तर यानी मुंबई प्रेसिडेंसी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों, इसमें आपको बताया गया है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के गठन के वक्त बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। देखना, लेकिन जब उनकी सीट विभाजन के कारण पाकिस्तान में चली गई, दोबारा देखना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के गठन के वक्त तो कहां से चुने गए थे? बंगाल से चुने गए थे। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और विभाजन के कारण उनकी सीटें कहां चली गई? पाकिस्तान में चली गई, तब उन्हें बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर संविधान सभा में भेजा गया था। तो इस प्रकार जिस वक्त उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, उस समय वे बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो इस प्रकार से देखिए ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का वैसे देखा जाए ना तो पहले तो इसका बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से उनका चयन किया गया था, लेकिन जब पाकिस्तान विभाजन के कारण उनकी सीट पाकिस्तान में चली गई, तब क्या हुआ कि उनको बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र से चुन करके संविधान सभा में भेजा गया। इस प्रकार जिस वक्त उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था ना, उसमें वे कहां से? मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर संविधान सभा में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में आपको बताना कि उस प्रांत से जो सबसे अधिक प्रतिनिधि चुनकर आए थे, तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? आपको उत्तर दिया जाता है, पहला है विकल्प है बंबई, दूसरा है मद्रास, तीसरा है संयुक्त प्रांत और चौथा है बंगाल। तो विद्यार्थियों, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 3 चुना है संयुक्त प्रांत, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? जब संविधान लागू किया गया था उस समय की बात है। तो आपको बताना है, पहला विकल्प है एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, तीसरा विकल्प है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, और चौथा विकल्प है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो आपको इन चार विकल्पों में एक विकल्प देखना है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको उत्तर यदि विकल्प नंबर 4 है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक लोकतंत्रात्मक है होकर संपूर्ण लोकतंत्रात्मक था, है ना। इसी प्रकार से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष ये शब्द बाद में जोड़े गए थे ना,
और इसी प्रकार से संपूर्ण पूर्वोत्तर समाजवादी जो शब्द है वो ये विवाद में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से उस समय की स्थिति क्या थी, उस समय भारतीय जो संविधान की स्थिति थी वो संपूर्ण पूर्वोत्तर संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थिति थी। तो देखिए विद्यार्थियों, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और 1976 में 42 संविधान संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। इसलिए यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष आ गया, इसमें समाजवादी आ गया, तो यह स्थिति उस समय नहीं थी। और लोकतंत्रात्मक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? आपको जो कथन दिए जाएंगे और आपको बताना कि इसमें से कौन सा कथन है वो संविधान सभा के बारे में सही नहीं है। पहला कथन है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यानी संविधान सभा थी वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। दूसरा है संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी। तीसरा है संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। और चौथा विकल्प है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो देखिए विद्यार्थियों, यानी जब संविधान सभा गठन की गई थी तो संविधान सभा के विषय में इसमें से कौन सा यह कह रहा है सही नहीं है? तो यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय निकाय थी, यह व्यवस्थक मताधिकार पर आधारित थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला 1 और 4 सही नहीं है। दूसरा 1 और 3 सही नहीं है। तीसरा है 1 और 2 सही नहीं है। चौथा है 1, 2 और 3 तथा 4 सही नहीं है। तो देखिए विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सही नहीं है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। तीसरा है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। नहीं, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, गलत हो गया। दूसरा सही हो जाएगा यह बहुदलीय थी, यानी संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी। और चौथा विषय हो जाएगा उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसमें कौन कौन से विकल्प सही हो जाएंगे? इसमें विकल्प यह तो पूछ रहा नहीं थी, तो नहीं के लिए तो यह जो 1 नंबर है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, तो ये और 3 दोनों नहीं थी। तो देखिए विद्यार्थियों, संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से, इसी में आ गए देखना, वयस्क मताधिकार के आधार पर और अप्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार था। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके अलावा इसमें 389 सदस्य थे। इनमें से 296 ब्रिटिश भारत से आए थे और 93 देशी रियासतों से आए थे। तो इस प्रकार से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389 में ब्रिटिश भारत से कितने थे? 296 और देशी रियासतों से कितने थे? 93। तो इस प्रकार से इसमें 208 सदस्य थे वो कांग्रेस से थे, 73 मुस्लिम लीग से थे और 15 भिन्न दलों से थे। वह 93 सदस्य देशी रियासतों के सदस्य थे। तो इस प्रकार से इसमें कुल कितने सदस्य? 389। बंटवारे के बाद भारत में 299 सदस्य शेष रह गए थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसके बाद भारत में कितने सदस्य शेष रह गए थे? 299 सदस्य शेष रह गए थे। हाँ तो विद्यार्थियों, आप देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो भारतीय संविधान के उस भाग को जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है वो बताना है। पहला विकल्प है संविधान के सभी अनुच्छेद। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। तीसरा विकल्प है राज्य की नीति निर्देशक तत्व और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको बताना है कि इनमें से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये इसका उत्तर आपने यदि विकल्प नंबर 4 चुना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है? भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य कौन सा है? तो आपको मूल कर्तव्य के बारे में बताना है। तो पहला है भारत के सभी धर्मों को अधिकाधिक जानना। दूसरा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को देखने जाना। तीसरा है राष्ट्र की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब भी इस हेतु आह्वान किया जाए। और चौथा है पड़ोसी देशों के लोगों को मित्रवत सहयोग प्रदान करना। तो यह कह रहा है कि भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है? हमारा मूल कर्तव्य क्या है इन चार विकल्पों में से? तो यदि आपने इनमें से विकल्प नंबर 3 चुना है कि राष्ट्र की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, और जब भी इस हेतु आह्वान किया जाए तब राष्ट्र सेवा की जाए। तो देखिए यह विकल्प बिल्कुल सही है। पहला है भारत के सभी धर्मों को अधिकाधिक जानना जरूरी नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को देखने जाना कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से पड़ोसी देशों के लोगों के साथ मित्रवत सहयोग करना भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना और जब भी इस हेतु आह्वान किया जाए यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसलिए राष्ट्र की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब भी इस हेतु आह्वान किया जाए यह विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह इसमें से मूल कर्तव्य है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो कथन दिए गए उन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में संसद द्वारा पारित विधान का न्यायपालिका द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकता है। भारत में संसद द्वारा पारित जो विधान है उसका किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकता है क्या? दूसरा है भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आपको बताना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन दोनों में से कौन कौन से सही हैं? उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प दिए जाते हैं, केवल 2 सही है। दूसरा विकल्प केवल 1 और 2 दोनों सही हैं। तीसरा विकल्प है केवल 1 सही है और चौथा विकल्प है न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। तो देखिए विद्यार्थियों, भारत में संसद द्वारा पारित विधान का न्यायपालिका द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकता है, यह भी सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया, यह भी सही है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसमें विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है, संघीय फेडरेशन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सा सही है? तो आपको बताना है कि संघीय यानी फेडरेशन व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है संघ में शासनों के 2 समुच्चय सह अस्तित्व में होते हैं और शक्ति विभाजन रहता है। दूसरा विकल्प है लिखित संविधान होता है। तो अब देखिए नीचे दिए गए जो कूट हैं उनमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो संघ में शासनों को के 2 समुच्चय सह अस्तित्व में होते हैं और शक्ति विभाजन रहता है और लिखित संविधान होता है। तो इनमें से कौन सा सही है? पहला 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा केवल 1 सही है। तीसरा न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। चौथा केवल 2 सही है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें से 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि संघ में शासनों के 2 समुच्चय अस्तित्व में होते हैं और शक्ति विभाजन रहता है, लिखित संविधान होता है। तो देखिए संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियां उनका बंटवारा रहता है जो अपने अपने प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देशिका है, उस उद्देशिका में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो देखिए पहला है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। दूसरा विकल्प है सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक न्याय।
तीसरा विकल्प है राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, और चौथा विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या चुना है, आपने 1 नंबर विकल्प चुना है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, धार्मिक न्याय की बात कही गई है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, और इसमें भी धार्मिक न्याय की बात लिखी गई है। तो इस प्रकार से, क्योंकि भारतीय संविधान की उद्देशिका ना, उसमें सब लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय है ना, तो आर्थिक न्याय, इनके बारे में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से इसका 1 नंबर विकल्प पे सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संविधान सभा ने वर्ष 1948 में भाषाई प्रांतों की वांछनीयता की जांच के लिए भाषाई प्रांत आयोग नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उस आयोग के अध्यक्ष थे? तो देखिए, संविधान सभा ने वर्ष 1948 में, कब, 1948 में भाषाई प्रांतों की वांछनीयता की जांच करने के लिए भाषाई प्रांत आयोग नियुक्त किया था। इनमें से कौन उस आयोग के अध्यक्ष थे? तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। पहला है जस्टिस S.K. धर, दूसरा है जस्टिस फजल अली, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, और चौथा विकल्प है सीतारमैया। तो देखिए, संविधान सभा ने 1948 में जो भाषाई प्रांतों की वांछनीयता की जांच करने के लिए जो भाषाई प्रांत आयोग गठित किया था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यदि विद्यार्थी आपने इसका उत्तर 1 नंबर चुना है, जस्टिस S.K. धर, जस्टिस S.K. धर, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, आयुष्मान भारत योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? आयुष्मान भारत योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पहला विकल्प है शिक्षा से, दूसरा है महिला कल्याण से, तीसरा है स्वास्थ्य सेवा से, और चौथा कृषि क्षेत्र से। आयुष्मान भारत योजना है, इसका संबंध किससे है? तो यदि आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 3 चुना है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना का संबंध स्वास्थ्य क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? राष्ट्रीय आयुष मिशन, देखना, यह राष्ट्रीय आयुष मिशन है, और ऊपर वाला है आयुष्मान भारत, और यह राष्ट्रीय आयुष मिशन। तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है महिला, तीसरा है स्वास्थ्य, और चौथा है कृषि। तो विद्यार्थियों, आपने यदि इसका उत्तर विकल्प नंबर 4 कृषि क्षेत्र चुना है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।